नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हमारा जीके का सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी का किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो जीके का आपका बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें कि आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्लू पट्टू, ऑप्शन नंबर बी है अम्मा नेवारी, ऑप्शन नंबर सी है खूब कैसी, ऑप्शन नंबर डी है नट का है नटपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कुपकेसी तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, बाकी सभी तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था वो कहलाता है? क्या कहलाता है? सोहर कहलाता है, लावड़ी कहलाता है, मांड कहलाता है या डांडिया कहलाता है? तो जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारा हो जाएगा मांड। वो क्या हो जाएगा? मांड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सोहर गीत यूपी में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? यूपी में गाए जाते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है और डांडिया गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का एक प्रमुख त्योहार है, ये हमें याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की शैली है? बताना है कर्नाटक संगीत की कौन सी शैली है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद, ऑप्शन नंबर बी धामर, ऑप्शन नंबर सी है हमारी चतुरंग, ऑप्शन नंबर डी है हमारी स्वराज जाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वराज जाति। स्वराज जाति क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा डॉट डॉट सम्मानित किया गया था। डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था, यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया था उन्हें? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर डी है पद्म श्री। तो सर कौन है? सरोद वादक अमजद अली खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया गया था उन्हें? पद्म विभूषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अली अकबर खान डॉट डॉट वादक के लिए जाने जाते हैं, यानी अली अकबर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एकतारा, ऑप्शन नंबर बी सरोद, ऑप्शन नंबर डी है सारंग, ऑप्शन नंबर सी है सारंगी, ऑप्शन नंबर डी है तानपुरा। तो अली अकबर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो बजाते थे सरोद। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे या हैं? कौन है? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशन महाराज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सितारा देवी, ऑप्शन नंबर सी है सारिद पकरेज खान, पर परवेज खान, ऑप्शन नंबर डी है रविशंकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा? रविशंकर ने, रविशंकर जो कि हमारे भारतीय संगीतकार एवं सितार वादक हैं, उन्होंने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस घराने में गायक डायक बांडी और गौहर बांडी में गायन करते हैं? यानी कौन सा घराना है जिसमें जिसमें खांडर बाणी और गौहर बाणी में गायन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डागरी घराना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बेतिया घराना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा तलबंडी घराना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरभंगा घराना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दरभंगा घराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक भक्ति आंदोलन के एक भक्त ने की थी जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा भगवान राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद, जो कि लखनऊ घराने के संस्थापक भी ईश्वरी प्रसाद को ही माना जाता है, जो कि किससे? कथक से संबंधित हैं।
कथक कहाँ का नृत्य है? कथक है यूपी का हमारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चाहण एक प्रसिद्ध डॉट 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 गायिका है, यानी क्या गाती थी वो? लावड़ी गाती थी, झूमर या फिर घूमर या झूमर या गिद्दा। तो इसमें से बताना है हमें क्या हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और घूमर कहाँ का है? घूमर हमारा राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। झूमर, झूमर एक खेती है, झूम खेती है जो कि, वो गिद्दा है गुजरात का। गिद्दा कहाँ का है? गुजरात और राजस्थान का दोनों का है। गिद्दा है गुजरात और राजस्थान दोनों का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1977 में पुरुष पार्श्व गायक के लिए नगदी नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? यानी नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, कौन से राज्य द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश द्वारा नंदी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1977 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, थांगटा प्रिंटिंग शैली में डॉट डॉट देवता को दर्शाया गया है, यानी किस देवता को दर्शाया गया है? यहूदी को, बौद्ध को, मुस्लिमी को या हिंदू को? तो थांगटा पेंटिंग में बताइए कि कौन सा को दर्शाया, कौन सी देवता को दर्शाया गया? वो है बौद्ध धर्म के देवता को। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति राज्य में हुई थी, किस राज्य में हुई थी? मधुबनी कहाँ की चित्रकला शैली है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य का पारंपरिक लोक कला है? केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारगूम कली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंजरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पिथौरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मारगूम कली क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फण राजस्थान का है और पिथौरा गुजरात का है। पिथौरा कहाँ की लोक कला है? गुजरात की है। पिथौरा गुजरात की है और फण कहाँ की है? राजस्थान की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? पुरी कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो किन 3 भगवानों की प्रतिमा स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन नंबर बी है जगन्नाथ और बालभद्र और सुभद्रा, ऑप्शन नंबर सी है राम लक्ष्मण जानकी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा राधा कृष्ण और बलराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जगन्नाथ और बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्राविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यानी प्रवेश द्वार को कहा जाता है जो द्रविड़ शैली में बने होते हैं, यानी दक्षिण भारत में बने हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोपुरम, ऑप्शन नंबर बी है मंडप, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विमान, ऑप्शन नंबर डी है शिखर। तो इसका सही जवाब होगा जो प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडप क्या होता है? जो खाली स्थान बीच में डरा रहता है। और शिखर क्या होता है? ऊपर चोटी का स्थान को शिखर बोला जाता है। और विमान बोला जाता है जो अपना घेरिया एरिया होता है उसे विमान बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एलेट्स हिरण उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है? यानी ये हिरण की एक प्रजाति है, उप प्रजाति है जो कि IUCN द्वारा रेड लिस्ट में लुप्त की प्रजाति में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल एक जगह पाई जाती है, वो कहाँ पर पाई जाती है? और बाकी सभी जगह क्या हो गई? लुप्त हो गई। ऑप्शन नंबर ए है हमारा
क्या है, लद्दाख में, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर की केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर की केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, केवल यह प्रजाति पाई जाती है हिरण की। मणिपुर का जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कैसा है, तैरता हुआ, यानी झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसी एक झील है, उसमें अंदर बीच में तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यानी सिंगलीला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगलीला पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास। कौन सा है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कन्नड़ केरल में है हमारा पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भी है। कौन सा है, सुंदरबन, सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। तो मानस कहाँ पर है, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है क्या, समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कल भी पढ़ चुके हैं, आज क्वेश्चन ये रिपीट था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, 1965 में, 1956 में, 1951 में, 1954 में। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी नई दिल्ली में 1954 में, सॉरी कब हुई थी, 1954 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ललित कला अकादमी स्थापित कहाँ पर, नई दिल्ली, कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इन डॉट को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बाघ दिवस, यानी टाइगर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 30 जुलाई। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि यानी मृत्यु तिथि कब मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन है हमारा 25 यानी 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, स्वर्ण सिंह थे, बलदेव सिंह थे, या भाई भी चौहान थे, या कैलाश नाथ काट थे। तो कौन थे, बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी 25 का करेक्ट जवाब हो गया। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आरोहण बैंक, ऑप्शन नंबर सी है प्रथमा प्रथमा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विकास बैंक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथमा बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संगीत निर्देशांक आर सी बोरेल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया गया था? यानी सबसे पहले कहाँ पर रिकॉर्ड, किस वर्ष में रिकॉर्ड किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1939, ऑप्शन नंबर बी है 1941, ऑप्शन नंबर सी है 1943, ऑप्शन नंबर डी है 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1935 में पहली बार रिकॉर्ड किया गया था पार्श्व गीत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी है हमारा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा प्रभुपाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब होगा। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। पतंजलि ने क्या लिखा है? पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र, लिखा है योग सूत्र, योग सूत्र। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्रत कथा कोश के लेखक है? यानी व्रत कथा कोश किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्षरेमेंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दांडी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिशरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी हरिशरण के द्वारा लिखा गया क्या है? व्रत कथा कोश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होती है? क्या है? क्या होती है? मानक माप कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 22 गज गुणा 10 मीटर 10 फीट, और ऑप्शन नंबर बी है 22 गज गुणा 12 फीट, ऑप्शन नंबर सी है 20 गज गुणा 10 फीट, ऑप्शन नंबर डी है 20 गज गुणा 12 फीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 गज गुणा 10 फीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यानी फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंगलुरु। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर कोलकाता में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? सफेद प्यादे होते हैं, ब्लैक प्यादे होते हैं, तो हमें बताना है शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र होकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उससे असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी? यानी किस राज्य में एक सामाजिक सुरक्षा की घोषणा की गई थी 2021 में? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जिसकी पहचान चयनित उत्पाद
के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से है। हमें बताना है कौन सा जंक्शन है वो, कौन सा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी पटना जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहां पर कांचीपुरम साड़ियों का लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। अंतर करता है कब किया गया था? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1818, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1792, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1802। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1784, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु का निर्धारण करती है। यानी कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे हम C14 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C14। किसके द्वारा किसके निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म का, ऑप्शन नंबर बी पौधे का, ऑप्शन नंबर सी चट्टानों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी तो किस पद्धति के द्वारा की थी? कार्बन डेटिंग पद्धति या फिर कार्बन C14 के द्वारा की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती यानी कितने वर्ष पहले होती थी? मेहरगढ़ यहाँ पर मेहरगढ़ राजस्थान में स्थित है। मेहरगढ़ राजस्थान में स्थित है या हरियाणा में स्थित है शायद, इनमें मुझे कंफ्यूजन है। तो मेहरगढ़ में कब कपास की खेती होती थी? मतलब ये होती थी 8000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले यानी कपास की खेती की गई थी। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का ही एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7000 वर्ष पहले कपास की खेती की जाती थी मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है जो कि फसल के उत्सव फसल के मतलब कटाई पर मनाया जाता है? वो कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा के नाम है क्या है? एक चक्रवातों का नाम है, या ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्थानीय तूफानों के नाम है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्थानीय हवाओं के नाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पारंपरिक ऋतुओं के नाम है। तो ये क्या है? ऋतुओं के नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ऋतुओं के नाम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? यानी महालनोबिस ने विचार दिए गए थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रथम कौन सी हो जाएगी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा सही जवाब, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोडल मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? हेराल्ड डोडल मॉडल आधार पर थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। यानी किस पर केंद्रित थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, ऑप्शन नंबर बी है हमारी त्वरित औद्योगिकरण पर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आदायगी संतुलन पर, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन नियोजन कार्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी त्वरित औद्योगिकरण को बल ज्यादा दिया गया था हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे हम RLEGP
कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में यानी श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो गई छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? यानी ऊर्जा की इकाई नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है ये बताना है हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। न्यूटन क्या है? एक ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी सभी क्या है? ऊर्जा की इकाई है। सॉरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? यानी हाइग्रोमीटर से हमें बताना है क्या मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊष्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहीं पर अगर हाइड्रोमीटर लिखा हो जाए तो वो किसको मापा जाता है? हवा को मापा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस खाद्य पदार्थ का पीएच मान 2 और 3 के बीच होता है? यह मान इसे अम्लीय बनाता है। यानी जहां पर अगर पीएच पैमाना कितने तक होता है? 7 तक। अगर 7 से इस साइड होता है तो क्या होता है वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। अगर 7 से उस साइड होता है, 7 से ज्यादा होता है, जैसे कि 7 उदासीन होता है, 7 पे अगर इस साइड जाता है तो वो क्षारीय होता है, इस साइड रहता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो हमें बताना है वो कौन सा एक खाद्य पदार्थ है जिसका पीएच मान 2 से 4 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नींबू का रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेब का रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टमाटर का रस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ब्लैकबेरी का रस। तो इसका सही जवाब हुआ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और लवण, ऑप्शन नंबर बी कार्बन हाइड्रोक्साइड लवण और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी लवण और जल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और लवण और जल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होते हैं। किससे? अम्ल और धातु की जब क्रिया कराई जाती है तो उससे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और क्या होता है? लवण उत्पन्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। सिरका यानी एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बेकिंग सोडा खाने में यूज करते हैं को मिलाने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दहन। दहन कब होता है? तब किसी को जलाया जाता है, यानी कोई भी चीज को जलाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या की जा रही है? अभिक्रिया की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीकरण होता है। क्या होता है? उदासीकरण होता है। ना ही ऑक्सीकरण होता है, ना ही अपक्षेपण होता है। क्या होता है? उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा टार्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो कि किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। सेट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? संघ फाइलम का शरीर खंड अखंडित और पृष्ठीय रूप में चपटा होता है। चपटा होता है यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लेट हाइमेथिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलेंटेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑर्थोपोडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिग्नन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काइटिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुबेरिन। तो क्या पाया जाता है स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में? तो ऑप्शन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारा 51 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? इसका जवाब आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज हमारा जीके का, जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जीके का आप बेहतर लेवल बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, कल हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए मिलते हैं कल थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ।